Recording in progress. देखो दोस्त, आज की क्लास में हम हाइड्रोकार्बन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें एल्केन, एल्कीन, अल्काइन सब होते हैं। तो एटलीस्ट 2 क्लासेस एल्केन में लगेगी। फिर बाकी एल्कीन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस रिक्वायर्ड होती हैं और अल्काइन में सबसे कम क्लासेस होती हैं रिक्वायर्ड। और जो को आपका कन्फर्मर बचा, नेक्स्ट वाली ऑफलाइन क्लास में आपको सेंटर पे आओगे ना कल, तो उसमें बता देंगे। देखो दोस्त, हाइड्रोकार्बन जो है, इसको कॉपी करिए हाइड्रोकार्बन्स, और उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, जानते हो क्या होता है? तो कुछ बोल दो। CnH2n Cn होता है, H2n होता है और +2। इसमें कोई अनसैचुरेशन नहीं है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। बहुत सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं? एक तो CnH2n होता है, जिसको आप लोग कॉमनली एल्कीन बोलते हो, जो कि सिर्फ एल्कीन नहीं होता, साइक्लोएल्केन भी होता है। दूसरा वाला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CnH2n-2 होता है, जिसको आप कॉमनली अल्काइन बोलते हो। ये डाईइन भी हो सकते हैं, जिसे एलिन टाइप से आपको बताए थे हमने। नेक्स्ट टाइप का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CnH2n-4 हो सकता है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है कि जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से सिर्फ बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन डील कर रहे हैं, इसलिए कोई और एलिमेंट अभी बीच में नहीं आएगा। अगर कोई और एलिमेंट आएगा तो उसको किस तरीके लिख के नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने होते हैं, वो भी आपको बताया गया हमने। जैसे हम आपको बोल दें C6H6O, तो उसमें अनसैचुरेशन 4 होगा, O को आप लोग CH2 लिखते हो। तो अभी तो हम नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स आपको बता रहे हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। देखो, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। सैचुरेटेड क्या होते हैं? जिनका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। n की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फिर 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वो कई होते हैं, CnH2n, CnH2n-2। इनमें n की वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया है, n की वैल्यूज वेरी करती हैं। ऐसा नहीं है n की कोई एक फिक्स वैल्यू के लिए सारे जस्टिफाई नहीं है। वैसे ही आप देखोगे हाइड्रोकार्बन जो अनसैचुरेटेड वाला है, CnH2n-6 भी होता है। ठीक है, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है भैया? हेलो। यस सर। यस सर। yes sir हाँ दोस्त, बोलते रहोगे तो अच्छा रहेगा, हमको भी लगता नहीं, कभी कभी नेटवर्क चला जाता है। तो CnH2n, फिर इसमें अनसैचुरेशन भी देखते हैं। हमको पता है कि जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन जो होता है, या जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन कॉजेज 1 अनसैचुरेशन। इस जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन या जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन में से हम लोग ये बोलते हैं कि अगर डेफिशिएंसी हुई, डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन, इसमें से बता रहे हैं डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन, है ना। इन जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। कॉजेज 1 अनसैचुरेशन, कॉजेज 1 अनसैचुरेशन। अगर आप जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन या जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से 2 हाइड्रोजन अगर आप लोग हटा दे रहे हो, तो हम लोग बोलते हैं 1 अनसैचुरेशन क्रिएट कर दे रहे हो। 2 हाइड्रोजन रिमूव करके 1 अनसैचुरेशन क्रिएट किया जाता है, 2, ये लिखा है 2। तो इसका मतलब है आप लोग अनसैचुरेशन अगर देखना शुरू करोगे, तो CnH2n में अनसैचुरेशन कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम किया है। CnH2n-2 में कितना आएगा दोस्त? 2 अनसैचुरेशन आएगा, 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा। एक फुल क्लास हम डेडिकेट किए थे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पे, या नंबर ऑफ अनसैचुरेशन पे, या IHD पे। समझ में आ रहा है दोस्त? पढ़ाए थे ना पूरी क्लास उसमें। यस सर। यस yes सर। sir yes sir बहुत बढ़िया दोस्त। CnH2n-4 में कितने अनसैचुरेशन है? उसमें 3 अनसैचुरेशन है। और अगर CnH2n-6 टाइप से देखोगे तो उसमें 4 अनसैचुरेशन आएंगे। कहने का मतलब ये है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ जो एल्केन होता है, उसमें से डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन causes 1 unsaturation, तो डेफिशिएंसी ऑफ 4 हाइड्रोजन causes 2 unsaturation, डेफिशिएंसी ऑफ 6 हाइड्रोजन causes 3 unsaturation, and so on।
हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से बने हो, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और उनमें भी CnH2n+2 जो होता है उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अगर आप लोग डेफिशिएंसी हाइड्रोजन की करते जाओगे तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनते चले जाएंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। अब इनके बारे में आपको हमने ये भी कई चीजें बताई हैं। वन अनसैचुरेशन कैन बी रिटन इन 2 वेज, ये भी जानते हो ना कि भाई वन अनसैचुरेशन को हम लोग 2 तरीके लिखते हैं, जो आपको बताया जा चुका है स्केलेटन्स में। अभी हाइड्रोकार्बन शुरू कर रहे हैं एल्केन, लेकिन आप पहले देख लो। वन अनसैचुरेशन कैन बी रिटन इन 2 वेज। कॉपी करते रहना भैया, ये हमारे पास इसके लेक्चर नोट्स थोड़ी है कि हम तुम्हें लेक्चर नोट्स देते रहें। रिटन इन 2 वेज, 2 तरीके हम लोग इसको अनसैचुरेशन को लिख सकते हैं। एक तरीका क्या होता है दोस्त? इन द फॉर्म ऑफ अ डबल बॉन्ड। आप चाहो तो एक अनसैचुरेशन को डबल बॉन्ड के फॉर्म में लिख सकते हो। और दूसरा तरीका क्या होता है? साइक्लोएल्केन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। जो आइसोमेरिज्म आपको बहुत बेसिक सा लेक्चर आइसोमेरिज्म का बताया था, उसमें ये सारी चीजें बताई थी। सिमिलरली टू अनसैचुरेशन कैन बी रिटन इन सो मेनी वेज। टू अनसैचुरेशन को कैसे लिखते हैं? अरे 2 साइकिल कर दो, एक साइकिल एक डबल बॉन्ड कर दो, 2 डबल बॉन्ड कर दो, ऐसे करके आपने देखे थे। एक ट्रिपल बॉन्ड कर दो, तो वो आपको पता लग गया। ठीक है भैया, बताया दोस्त आगे। अब Yes, हम sir. लोग Yes, Yes, sir. sir. हाँ Yes, तो sir. लिखते रहना। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है एल्केन, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसका नाम ही होता है एल्केन। और इसका जनरल फार्मूला आपको पता है, CnH2n+2। CnH2n+2। तो CnH2n+2 अगर आप देख रहे हो तो उसमें अनसैचुरेशन कोई नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे इनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो पहले हल्की हल्की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इन जनरल हम लोग ये बोलते हैं, इन जनरल देखो एक्सेप्शनल पॉइंट्स पे ना आ जाना। इन जनरल हम लोग ये बोलते हैं कि कार्बन वन, 1 कार्बन से लेके अराउंड 6 कार्बन तक, या रादर 8 कार्बन तक जो एल्केन्स होती हैं, दे आर गैसेस। ऐसे 1 से लेके 8 तक दे आर गैसेस। और इन जनरल बता रहे हैं, वो सब टेम्परेचर प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। C9 से C16 जो होती हैं, दे आर लाइट लिक्विड्स, है ना। लाइट लिक्विड्स होते हैं ये हाइड्रोकार्बन। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि C16 ऑनवर्ड्स या C17 ऑनवर्ड्स, ये सब के सब लाइट वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। लाइट वैक्सी सॉलिड्स, है ना, वैक्स जैसे वैक्सी सॉलिड्स। तो इनकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, एक और चीज इनकी डेंसिटी के बारे में बता देते हैं। ये वाटर पे फ्लोट करते हैं, मतलब एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। तो ये भी लिखिए आप लोग नेक्स्ट पॉइंट, एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। एल्केन्स आर लाइटर, हल्के होते हैं, देन वाटर। लिखते जाना दोस्त, एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, हल्के होते हैं ये लोग। इनमें मतलब क्या होता है कि वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। इनकी डेंसिटी अगर आप कंपेयर करोगे, तो डेंसिटी अगर हम लोग बात करते हैं कि डी एल्केन, मतलब डेंसिटी, डी बोले तो एल डेंसिटी है ना, या और डी वाटर, किसकी ज्यादा होती है दोस्त? नहीं बताओगे तुम लोग? So water की, so water की. अरे तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं एल्केन फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। एल्केन्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर बिकॉज एल्केन्स आर नॉन पोलर। हम लोग ये भी बोलते हैं एल्केन्स आर नॉन पोलर। जितने भी एल्केन्स होते हैं दे आर नॉन पोलर, कह सकते हैं हम लोग नॉन पोलर। एल्केन्स की बात कर रहे हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन जरूरी नहीं है। और ये एल्केन की डेंसिटी कम होती है, एल्केन फ्लोट करते हैं, और एल्केन्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से हेट करना या उस पर रिपेल करना, इसीलिए तो वाटर पे फ्लोट करते हैं। ठीक है भैया, कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ रही हैं? Yes.
Yes, sir. Yes, sir. तो पानी में Yes, डिजोल्व sir. नहीं होते हैं, और एल्केन्स आर सॉल्युबल होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल होते हैं। अगर सॉल्युबल होंगे ये तो सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो एल्केन की ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी। जैसे आपसे कोई पूछे भाई का, और मतलब सब जानते हो कहाँ पे बेंजीन में सॉल्युबल हो सकते हैं, CH2 में सॉल्युबल हो सकते हैं, वो आप लोगों को पता है। इनकी कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि इन जनरल इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की टू बी वेरी प्रिसाइज अगर बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास के साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ना। इन जनरल अगर बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करोगे, बॉइलिंग पॉइंट एल्केन की, अभी सब चल के आगे पढ़ा रहे हैं, अभी सिंपल सिंपल चीजें देख तो लो दोस्त। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हो तो मेथेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एथेन का आता है। क्या रीजन है इसका? रीजन बताओ दोस्त। मॉलिक्यूलर मास Molecular mass. मॉलिक्यूलर मास इसका रीजन है सिंपल सा, C3H8 हो गया, C4H10 हो गया, एंड सो ऑन। क्यों दोस्त? क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में इनमें कोई इंटरेक्शन लग नहीं रहा है। आपस में जो इंटरेक्शन है उसको वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोलते हैं। तो लिक्विड स्टेट में अगर आप इनको किसी बीकर में रख लेते हो, सपोज करो आपने इन सबको बीकर में ले लिया लिक्विड स्टेट में, तो दोस्त अगर लिक्विड स्टेट में इन सबको लिए हुए हो तो इनके बीच में तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर इनका बढ़ाओगे तो आपस में इंटरेक्शन को ओवरकम करने के लिए इनको कोई हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपस में इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सब में नील है। तो जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, ½ mv², मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी भी मतलब ज्यादा होगी, रिक्वायर्ड होगी ना, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट पे कोई इनका पैटर्न नहीं, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाँ, आइसोमरिक एल्केन्स अगर होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली मत बोल देना कि मेल्टिंग पॉइंट पे हम लोग, तो बॉइलिंग पॉइंट हम डायरेक्टली एल्केन्स के केस में ये बोल सकते हैं, एल्केन्स के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। हमेशा नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एल्केन के केस में है ये। और ये रिलेशन सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट में है, मेल्टिंग पॉइंट में और भी गड़बड़ हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट में कार्बन ऊपर नीचे करके अलग अलग चीजें आती हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर होता है। मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा थोड़ा वैरी भी करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर ये ऑर्डर होता है दोस्त, नंबर ऑफ कार्बन पे आप लोग बीकर में रख लो तो हो जाएगा ऐसे ही। अभी फिर कोई पूछे सर ये तो आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ा रहे हो, आइसोमरिक एल्केन्स में आओगे तो क्या होगा? अगर कोई बोले आइसोमरिक एल्केन्स में आते हैं तो आप प्रॉपर्टीज बताओ, क्या क्या वैरी करेंगे इनकी, कैसे कैसे होंगे? तो एक आइसोमरिक एल्केन जो आपको हम एक आध बार लिख के बता चुके हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट में अगर आपको कंपैरिजन देखना हो, जैसे कि एक हमने नॉर्मल पेंटेन ले लिया, क्योंकि ये बड़ा सिमेट्रिकल सा बाद में बन जाता है ना, CH3 CH2 CH2, और ये CH2 और ये CH3, एक नॉर्मल पेंटेन ले लिया। और दूसरा वाला ले लिया नियो पेंटेन। नियो बोले तो ये एक कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो उसको नियो बोलते हैं, नियो ग्रुप। एक हो गया ये नियो पेंटेन। तो कोई पूछे अच्छा सर ये नॉर्मल पेंटेन और नियो पेंटेन हमने तो बीकर में ले लिया और दोनों आइसोमरिक एल्केन है, लो लिक्विड स्टेट में ये भी है और लिक्विड स्टेट में ये भी है, लिक्विड स्टेट में है मान लो, या ठीक है जैसे भी। तो ये नॉर्मल पेंटेन है और ये नियो पेंटेन है। एन पेंटेन और नियो पेंटेन ये आइसोमरिक एल्केन्स है। क्या लग रहा है इसमें दोस्त, बॉइलिंग पॉइंट किसका सर ज्यादा पहले होगा? वाले का ज्यादा होगा। पहले सर वाले का पहले ज्यादा वाले का ज्यादा होगा। पहले वाले का ज्यादा ब्रांचिंग कर बहुत सर बढ़िया ब्रांचिंग दोस्त। सर हाँ ब्रांचिंग बहुत बढ़िया। तब तो ये तो समझते हो आइसोमरिक एल्केन्स में अगर कंपेयर करना है, और ठीक है 1 2 हमने बोल दिया, इसका नाम 1 कह दो, इसका नाम 2 कह दो। तो अगर आपसे कोई बोले कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, किसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, क्या फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा यस सर सेकंड वाले से? यस सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस में ज्यादा होंगे? तो ये बता चुके, एक आध बार पढ़ा चुके हैं ना इसको हम। यस सर यस सर बहुत बढ़िया, तो एक काम करो आंसर बता दो बच्चा बस। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस में ज्यादा होंगे? सरफेस एरिया किस में ज्यादा होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब
एक ही बीकर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स उनकी बात कर रहे हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होंगे? जब जानते हो तो अब लिख रहे हैं ना, तो कम से कम आंसर तो बता दो भैया, किस में ज्यादा होंगे इन तीनों में? बताओ 1 2 में। ये फर्स्ट वाला, यार ये फर्स्ट वाला। हाँ ठीक है, और क्वेश्चन तो देख लो अभी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद हम इसमें और भी बोल सकते हैं। कोई बोले क्या बात कर रहे हो? अरे वॉन्डर वॉल फोर्स, वॉन्डर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब ठीक है, दोनों फोर्सेस सेम ही है यहाँ पे जो लिखे हुए हैं। इसमें भी आप कंपेयर करोगे तो 1 > 2 ही आएगा, सॉरी 1। अच्छा इतने में आप एक बात बताओ, आपको हमने बताया था जितना ज्यादा स्ट्रेट चेन होता है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उतना ही ज्यादा होता है, उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया होता है, उतना ही ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या उसी को बोल सकते हैं उतना ही ज्यादा वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सिंपल सिंपल चीजें चल रही है एल्केन में अभी। देखो दोस्त नेक्स्ट वाला देखिए, ये वोलेटिलिटी किसकी ज्यादा होगी? वोलेटाइल नेचर, एंड नियोपेंटेन वोलेटाइल नेचर जो है, ये वोलेटाइल नेचर या एस्केपेबिलिटी जिसको बोलते हैं, एस्केप करने की टेंडेंसी, एस्केपेबिलिटी या वोलेटिलिटी या वोलेटाइल नेचर, ये आपको पता है जो जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा उतना ज्यादा एस्केप कर जाएगा, और जितना ज्यादा एस्केप कर जाएगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर भी तो डेवलप करेगा। तो जिसकी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है वो उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर भी डेवलप कर सकता है। तो वोलेटिलिटी जो होगी वो 2 वाले की ज्यादा होगी, और वेपर प्रेशर जो होगा वो ऑब्वियसली 2 वाले का ज्यादा होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। इतना कॉपी कर लियो बे, आगे चलें? कॉपी कर लियो कि अभी रुके हम? यस सर, यस सर हो गया यस सर हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपसे पूछते हैं, हो सकता है पूछ लें आपसे, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एक मोल दोनों लिक्विड के फॉर्म में लिए हुए हैं और एक मोल लिक्विड के फॉर्म में लिए हैं, और इन सबको वेपराइज करना है। तो 1 मोल नियोपेंटेन को, 1 मोल नॉर्मल पेंटेन को आपको वेपराइज करके गैसियस 1 वाले स्टेट की में ज्यादा और होगी, 1 वाले की ज्यादा होगी। तो 1 की ज्यादा होगी क्योंकि उसके बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है। और लास्ट में एक क्वेश्चन आता है मेल्टिंग पॉइंट, ये बता दो मेल्टिंग पॉइंट। या हम पूछ रहे हैं कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट इन सॉलिड स्टेट या बेटर कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट इन सॉलिड स्टेट, किसका ज्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है सॉलिड से लिक्विड बनाना। तो सपोज करो आप बहुत लो टेम्परेचर पे चले गए हो और ये नॉर्मल पेंटेन नियो पेंटेन दोनों ही सॉलिड फॉर्म में आ गए, तो सॉलिड से लिक्विड अगर बनाना चाहते हो तो नियोपेंटेन ये इजीली ज्यादा। किसमें से बन जाएगा कम हीट देने पे? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? सर नियोपेंटेन का, सर नियोपेंटेन का। नियो पेंटेन का ज्यादा होगा। सबको समझ में आ रहा है दोस्त? क्योंकि वो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, और कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होने की वजह से उसको मेल्ट करने में ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि वो स्लॉट्स में फिट हैं उसके सारे के सारे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर्स होते हैं, उन टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं हम दोस्त। तो ये क्वेश्चंस आपको हमने पूछे, आपको पहले ही बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 2 ऐसे करके 3 4, ये क्वेश्चंस 5 6 7 8 और ये 9 क्वेश्चंस। तो इन सब के आंसर समझ में आ गए? फिर से रीजन तो नहीं बताना दोस्त किसी को। कॉपी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर अरे कॉपी यस कर सर लिया करो बे, तुमको क्या लगता है? अच्छा आपको एक और चीज बता रहे हैं, आप हम यहाँ पे ये सब जानते हो तुम लोग, ठीक है अच्छी चीज है। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अगर हो गया है, इसी में अगर आपसे हम पूछें वॉन्डरवाल कांस्टेंट ए की वैल्यू बताओ, जब जानते ही हो तो लो सुन एन लो फिर। पेंटेन एन पेंटेन 10वां क्वेश्चन अगर हम आपसे लिख के बता रहे हैं कि वो जो वॉन्डर वॉल कांस्टेंट होता है गैसियस स्टेट में, वॉन्डर वॉल्स कांस्टेंट
और वॉन्डरवॉल कांस्टेंट 2 होते हैं, लेकिन हम वॉन्डरवॉल कांस्टेंट स्मॉल ए की वैल्यू पूछ रहे हैं, स्मॉल ए जिसे बोलते हो, इसकी वैल्यू किसके में ज्यादा होगी? फर्स्ट वाले फर्स्ट वाले सर, फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले में। तो ए, अगर हम आपसे बोल रहे हैं एन पेंटेन ऐसे, और आपसे हम कोई बोलते हैं ए नियोपेंटेन, तो आपको पता है कि ए जो वंडरवॉल कांस्टेंट होता है वो ईज ऑफ लिक्विफैक्शन की बात करता है, तो एन पेंटेन का ये ज्यादा होगा। जितना ज्यादा वंडरवॉल कांस्टेंट होगा उतना इजीली उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, तो ईज ऑफ लिक्विफैक्शन भी ऐसे ही कह सकते हो, ईज ऑफ लिक्विफैक्शन। ईज मतलब क्या, बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके इजीली किसको लिक्विफाई किया जा सकता है, इजीली। तो ईज ऑफ लिक्विफैक्शन अगर आप देखोगे, मतलब इनको लिक्विड बनाना है अगर, तो वो भी इसी का ज्यादा होगा, 1 का ज्यादा होगा इजीली 2 से। उस ईज को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं असाइन कर सकते, ईज का मतलब है हम जस्ट टेंडेंसी की बात कर रहे हैं कि सारे फैक्टर्स कंसिडर करके किसको इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है। समझ रहे हो बच्चा? हो गया ये क्वेश्चन? यस सर, यस सर। अब चलिए देखिए, हमने आपको बताया हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, जो कि स्टेटमेंट काफी हद तक ट्रू है लेकिन कहीं कहीं गलत भी है। आप लोग बता सकते हो हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोफोबिक जरूरी नहीं है ऐसा, मतलब होता सही है ना ये? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ देखा हाइड्रोकार्बन्स आर Azulene. हाइड्रोफोबिक इन नहीं? Azulene. एजुलीन, बहुत प्यारा दोस्त, ये तो बहुत सही बता रहे हैं। देखो बहुत लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन ये होती है, इन जनरल हम लोग ये बोलते हैं ना, एल्केन्स में भी आ रहे हैं अभी, इन जनरल लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स आर देखो भाई अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रही हैं, अभी आएंगे कन्वेंशनल जो आता है एनसीईआरटी में है, सीधे प्रॉपर्टी इनका केमिकल प्रिपरेशन और रिएक्शन वो भी आएंगे। इन जनरल हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से रिपेल करते हैं, फोबिया होता है, डर लगता है उनको, जैसे डॉग्स होते हैं उनको पानी से डर लगता है, तो हाइड्रोफोबिक की बात कर रहे हैं। तो देखो दोस्त, लेकिन जैसे हम बोले CXHY है, CXHY, तो CXHY हाइड्रोफोबिक होता है आप बोलते हो, और CXHY में दो चीजें कहते हैं जनरली, कि हाइड्रोफोबिक भी होता है और नॉन पोलर भी होता है। ऐसा इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि ये नॉन पोलर भी होता है। इन जनरल यही तो प्रॉपर्टीज है भैया, बताओ यही तो कहना चाहते हो, इन जनरल वाली बात बता रहे हैं आपको। यस सर। लेकिन दोस्त, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर भी देखे हैं जो हाईली पोलर होते हैं, हाईली वाटर सॉल्युबल होते हैं, यही तो जीओसी में पढ़ाए थे आपको। जैसे एक बात बताओ दोस्त, अगर हम आपसे बोलते हैं एक्सेप्शनल केसेस स्टार बना के बता रहे हैं, वो भी इन जनरल ये सब बताया था, एक्सेप्शनल भी बहुत सारे होते हैं। जैसे हम एजुलीन का स्ट्रक्चर आपको बताना चाहते हैं, तो एजुलीन अगर आप ध्यान से देखोगे, तो एजुलीन में अगर आपने देखा होगा तो उसमें कार्बन कितने होते हैं बताओ भैया? 7 10 कार्बन होते हैं। और हाइड्रोजन कितने होते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे ना उसमें, तो उसमें आपको देखेंगे 7 कार्बन लेफ्ट साइड होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, ये होता है एजुलीन। ऐसे और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए थे हमने, एजुलीन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। तो एजुलीन देखो होता क्या था, आप बोलते थे सर 7 मेंबर की रिंग एक लेफ्ट साइड होती थी, अरे आपको सब बताया गया है, जीओसी में बहुत, एरोमेटिसिटी में जीओसी में ये सब आपको पढ़ाए हैं हम, पढ़ाए तो आपको इतना तो आइडिया होगा ही कि क्या बता रहे हैं। देखिए ऐसे होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे होते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे एक 5 मेंबर की रिंग होती है इस तरीके, 5 मेंबर की रिंग है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हेलो, समझ में आ रहा है दोस्त ये? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन कर दें तो 1 2 3 4 5 ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है अल्टरनेट पोजीशन पे ऐसे, और एक ऐसे, यही होता है एजुलीन। क्या C10H8 है ये?
बताओ कि गलत लिखा है हमने। यस अबे सर स्ट्रक्चर भी नहीं बताते हो तुम लोग, C10H8 हम पूछ रहे हैं, तुम लोग ये भी नहीं यस बताते सर हो। यस सर अरे 7 कार्बन लेफ्ट साइड हैं और राइट साइड है 3 कार्बन। हाइड्रोजन देखोगे तो बीच वाले दोनों कार्बन को छोड़ के बाकी सब पे हाइड्रोजन 1 1 1 1 हाइड्रोजन है। कार्बन हैज टू बी टेट्रावैलेंट। तो ये एजुलिन हो गया। और एजुलिन के बारे में आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन है और ये हाईली पोलर है, हाईली पोलर है, इवन हाईली वाटर सॉल्युबल है, वेरी हाई डाइपोल मोमेंट है। म्यू की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं, नॉन जीरो है। और ये भी पता है कि हाईली पोलर होने के साथ साथ ये सॉल्युबल भी है, वाटर सॉल्युबल भी है। स्ट्रक्चर नहीं जानते हो क्या बच्चा इसका? अरे हम जानते तो सर, हाइड्रोकार्बन, जानते सर। हाँ तो यस जानते हो। सर यस तो सर बताएं क्या, समझ रहे हो ना यह एजुलिन के बारे में Yes, कि ये sir. ऐसे यस Yes, स्ट्रक्चर। sir. हाँ यस सर यस सर हाँ दोस्त, तो अब इसको ज्यादा नहीं बताएंगे। मतलब आप जानते हो क्वासी एरोमेटिक भी है, आप लोग जानते हो धीरे धीरे एरोमेटिक हो जाता है। तो हम तो आपको एल्केन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए एल्केन पे आते हैं वापस, नहीं तो इसमें चलेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या, फिर से हमको जीओसी पढ़ाना पड़ेगा, ये सब जीओसी में बता चुके हैं। चलिए लिखिए, लिखिए अपनी कॉपी में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन पे आते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, कितने तरीके होते हैं एल्केन बनाने के। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, नंबर 1 लिखिए। पहले एनसीईआरटी वाले सारे मेथड्स बता देते हैं, फिर उसके बाद जो आईआईटी वाले पूछे हैं कभी कभी वो भी बता देंगे। तो देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में, बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन, लिखो अपनी कॉपी में, बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन, बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन, एल्कीन एंड अल्काइन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन। क्या होता है दोस्त ये? किससे कराते हैं? QNI. हाँ, कौन हाइड्रोजन सा रिएजेंट? हाइड्रोजन हाँ, क्या लेते हैं इसमें हम लोग, ये N9 बोलते हैं। N9 हाँ बहुत बढ़िया। इसमें तो बोलते हैं हम लोग H2 निकल ले लो आप। बहुत लोग H2 निकल लेते हैं, निकल लेकिन फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होना चाहिए। जो भी मेटल लिखेंगे ना H2 के साथ, वो पाउडर फॉर्म में हुआ, इतना पाउडर कि जैसे टैल्क होता है, हम लोग पाउडर यूज करते हैं गर्मियों में, बॉडी पे यूज करते हैं, जो टैल्क जिसे बोलते हैं, एकदम सीमेंट के फॉर्म में, एकदम कि हाथ से पकड़ो सरक जाए, इतना ज्यादा फाइनली डिवाइडेड स्टेट में ये निकल होता है। तो जो मेटल लिए जा रहे हैं ना, H2 के साथ निकल लेते हो आप लोग, H2 के साथ प्लैटिनम लेते हो, H2 के साथ पैलेडियम लेते हो, इन सारे केसेस में क्या हो रहा है, एकदम फाइनली डिवाइडेड में तो H2 निकल भी ले सकते हैं। आपका मन करे तो आप H2 प्लैटिनम भी ले सकते हो। प्लैटिनम एक्चुअली महंगा होता है इसलिए नहीं लेते, गोल्ड से भी ज्यादा महंगा होता है। H2 पैलेडियम ले सकते हो, ये भी इवन बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन मतलब लैब में तो लिया ही जा सकता है ये सब सारी चीजें। कहीं कहीं इसी को लिखते हैं H2 राने निकल, राने, ऐसे। ये एक्चुअली अभी आपको बताते हैं निकल से राने निकल कैसे बताया जाता है। ये निकल एल्यूमिनियम का एलॉय होता है, ये भी फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होता है। तो आप कुछ भी ले सकते हो, तो ये ले लो आप, H2 निकल ले लो, या H2 PT ले लो, या H2 PD ले लो, या आप H2 निकल की जगह H2 राने निकल ले लो, या निकल एल्यूमिनियम का अलॉय है, ये भी फाइनली डिवाइडेड से, फाइनली डिवाइडेड, एकदम फाइन पाउडर फॉर्म में। तो इसमें क्या बोलते हैं इन सारी चीजों में, यहाँ पे इन सबका मीनिंग ये होता है कि H2 गैस इज एड्सॉर्ब्ड। अगर आपसे कोई पूछे कि है क्या मामला ये, तो बोलोगे जो H2 गैस होती है वो एड्सॉर्ब होती है, एब्सॉर्ब नहीं होती है, एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ फाइनली डिवाइडेड मेटल। तो लिख लो, इन सबका मीनिंग ये होता है, इन रिएजेंट्स का मीनिंग कि H2 गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ, आपको एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन पढ़ाया जाएगा, ऑन द सरफेस ऑफ फाइनली डिवाइडेड, फाइन एकदम फाइनली, है ना, डिवाइडेड, समझ में आ रहा है भैया ये, Yes, sir. फाइनली डिवाइडेड Yes, sir. मेटल।
ये मीनिंग होता है इन रिएजेंट्स को लेने का, H2 निकेल H2PT। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता क्या है एल्कीन अल्काइन का, वो अब रिएक्शन देखिए। रिएक्शन जो होती है उसको देख लो दोस्त। उसमें बोलते हैं कि आपने कोई अल्कीन ले ली। एल्कीन जो होती है, सपोज करिए आपके पास ये जनरल अल्कीन है RCR, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं कोई CRR, ऐसे कोई अल्कीन है। तो इस पे जब हम लोग कोई रिएजेंट लेते हैं और वो रिएजेंट वही सपोज करो H2 ले लिया और फाइनली डिवाइडेड निकल की सरफेस पे एड्सॉर्ब्ड है वो, तो क्या बन जाएगा ये, बताओ दोस्त। क्या ये एल्कीन वाला पोर्शन तो वही रहता है, RR वाला जो इन लगे हैं वो तो हाइड्रोजनेशन रहते ही है। हाइड्रोजनेशन हाँ बहुत बढ़िया दोस्त, सिन मैनर में दो ऐड हो जाएंगे। बहुत बढ़िया दोस्त। लेकिन इसमें जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड टूट जाता है, और वो डबल बॉन्ड टूटता है, इसे डबल बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है। यहाँ लेफ्ट साइड में देखो, इसे जिग 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 करके तोड़ दिया, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होके एक ही साइड दो हाइड्रोजन लग जाते हैं, सेम साइड लगते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इस सेम साइड लगने का, आपको बता देंगे अभी। लेकिन आपको एक चीज पता लग गई कि ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्कीन को तोड़ दे रहे हैं, एल्केन बना दे रहे हैं। एल्केन बन जाएगा, साफ साफ एल्केन दिख रहा है आपको। ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया। कोई बोले सर कोई अल्काइन होता तो क्या कहते, अल्काइन होगा उसको भी तोड़ देगा। जैसे कोई जनरल अल्काइन ले लो आप RC के बाद इसे ट्रिपल बॉन्ड CR, आपने ये ले लिया और इस पे भी आप H2 निकल कराओगे। सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा नहीं है इसमें। H2 निकल कराओगे तो RC और सिंगल बॉन्ड आ जाएगा C, और यहाँ पे R। कोई बोले और क्या होगा, तो होगा ये कि जो आपने ये डबल बॉन्ड दिया हुआ है ना, 2 डबल बॉन्ड है, इन दोनों डबल बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। टूटना पड़ेगा तो दो दो H मिलेंगे। तो ऐसे एक बार H ऐसे मिलेगा इस वाले उसमें मैनर में यहाँ पे, और एक बार H नीचे लग जाएगा, क्योंकि आपने दोनों डबल बॉन्ड तोड़े हुए हैं ना। तो ये हो जाएगा एल्केन। तो इसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। आप कोई भी अल्कीन ले लो, कोई भी अल्कीन ले लो, कोई भी अल्काइन ले लो, आप इसकी रिएक्शन कराओगे, H2 निकल से कराओगे, H2 प्लैटिनम से कराओगे, H2 पैलेडियम से कराओगे, वो टूट जाएगा। जनरलाइज करना चाहते हो अगर, तो भाई ये सारे R ग्रुप कोई बोले क्या सेम होने चाहिए, नहीं सेम नहीं होने चाहिए, आप कुछ भी कह सकते हो। R ग्रुप आप डिफरेंट भी कर सकते हो, सारे के सारे डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि C डबल बॉन्ड C है हमारे पास, और यहाँ पे हमने ले लिया कोई सपोज करो R1, यहाँ पे ले लिया हमने कोई R2, यहाँ पे हमने ले लिया कोई R3, और यहाँ पे ले लिया कोई हमने R4 सपोज करिए, और हमने इसकी रिएक्शन करा दी H2 पैलेडियम के साथ या H2 प्लैटिनम के साथ। तो H2 पैलेडियम या H2 प्लैटिनम के साथ कराओगे तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पे। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा ऐसे, हाइड्रोजनेशन में ऐसे ब्रेक करते हैं, H दे देते हैं। तो H दे दोगे अगर आप, तो ठीक है, वो C के साथ बाकी बची हुई चीजें तो वैसे ही रहेंगी कि R1 जहाँ पे लगाया वहीं पे रहेगा, R2 जहाँ पे लगाया वहां पे रहेगा, R3 जहाँ पे लगाया वो भी वहीं रहेगा, R4 की भी पोजीशन वही रहेगी। लेकिन जो आपने 2 H लगाए हैं वो सिन मैनर में दोनों H लग जाएंगे वहां पे जाके, H और H। सिन मैनर क्या होता है, अरे सेम साइड, डबल बॉन्ड टूटेगा एक ही साइड लगेंगे, अपोजिट साइड नहीं। कोई बोले सर अच्छा हम अगर H2 की जगह कोई आइसोटोपिक ले लें, आइसोटोपिक इफेक्ट लगा दें हम। अगर तुम इसी रिएक्शन में, इसी ऊपर वाले में, यहाँ से हम ऐसे कह दें कि भैया ये इसी में हम D2PT ले लेते, ड्यूटेरियम ले लेते अगर, तो D2 पैलेडियम ले लो, या D2 निकल ले लो, या D2 प्लैटिनम ले लो, तो क्या पता है तुमको इसमें डबल बॉन्ड टूट के DD लग जाएगा। यस यस है सर, दोस्त, यस सर, यस सर, यस सर, तो भैया वो ड्यूटेरियम भी लग जाएगा। मतलब आपका क्या है कि एल्कीन R1 R2 R3 R4 तो ठीक है, ये तो रहेगा ही, जैसे था वैसे ही रहेगा, ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं। लेकिन अब जो होने वाला है वो एक्चुअली में H हट के D हो जाएगा, D यहाँ भी D यहाँ भी। ठीक है दोस्त, आगे बताएं। ये कॉपी करते ये जा रहे हो ना भैया, करते रहना कॉपी, ये मत सोचो बहुत इजी है, अभी डिफिकल्ट चीजें भी इसमें। तो इसमें प्रॉब्लम आती है लोगों को कि ये जो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में लिखा हुआ है, क्या मीनिंग है इसका।
तो पहले तो आप लोग मीनिंग समझ लो अभी। अच्छा, इसमें कोई पूछे जो R1 R2 R3 R4 है, इनमें कोई कंडीशन होती है? कंडीशन ये होती है कि हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए ये सब। मतलब अगर हम आपसे बोल दें कि जो आपने लिखा है ये R1, R2, R3, R4, ये जो लिखे हुए हैं ये क्या हो सकते हैं? तो ये जो हो सकते हैं उनको देख लो। ये सब ये हो सकते हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोजन हो सकते हैं, बिल्कुल हाइड्रोजन हो सकते हैं। क्या ये सारे के सारे मिथाइल हो सकते हैं? बिल्कुल मिथाइल हो सकते हैं। क्या ये सारे के सारे इथाइल हो सकते हैं? बिल्कुल इथाइल हो सकते हैं। क्या ये सारे के सारे कोई और बेंजीन टाइप से हो सकते हैं? कोई और अल्काइल ग्रुप हो सकता है? बिल्कुल कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, अल्काइल ग्रुप। कोई बोले क्या ये CMe3 हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल CMe3 हो सकते हैं भैया। CHMe2 भी हो सकते हैं। अगर आप देखते हो CHMe2, Me2 मतलब मिथाइल, मतलब CH3, Me मतलब मिथाइल। पीएच हो सकता है, फिनाइल, बिल्कुल फिनाइल भी हो सकता है। एंड सो ऑन, ऐसे फिनाइल भी हो सकता है। आप चाहोगे तो ये CH2PH भी हो सकता है। आप चाहोगे तो और भी, इसे याद नहीं करना है, ये तो जस्ट हमें लिखना ही नहीं चाहिए। हम तो जस्ट एक बात बता रहे हैं आपको एटसेट्रा, कि देखो हम कोई हेट्रो एटम नहीं लगा रहे हैं। हेट्रो एटम होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हेट्रो एटम होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज को ध्यान रखना। इसीलिए हमने बोला ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है बच्चा, है दोस्त? Yes, Yes. sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ भैया, तो ये सब कॉपी हो गया होगा आप लोगों से होपफुली। अब चलिए देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आपको हम बताने चल रहे हैं कि क्या होता है ये फाइनली डिवाइडेड। एक चीज बोली जाती है, ऐसे ही हम हर बैच में पढ़ाते हैं तो उसको यहाँ भी कह रहे हैं, एड्सॉर्प्शन वाली चीज। तो इसमें आप लोग लिखना शुरू करो, हम लिखेंगे नहीं यार क्योंकि ये थोड़ी सी। अब देखिए जैसे लिखा है H2 निकल, तो इसका मतलब ये होता है हाइड्रोजन गैस इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल। लिखिए आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए, हाइड्रोजन गैस इज एड्सॉर्ब्ड। अबे लिखते रहना, हाइड्रोजन गैस इज एड्सॉर्ब्ड। आपको जो बता रहे हैं H2 गैस इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ, एडसॉर्ब्ड है ये, एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल। और जब भी कोई गैस किसी फाइनली डिवाइडेड मेटल की सरफेस पे एडसॉर्ब होती है तो उसका नाम ऑक्लूजन होता है, उस प्रोसेस का ऑक्लूजन। तो इस पर्टिकुलर टाइप के देखो एड्सॉर्प्शन के बहुत टाइप होते हैं। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज का अकोमोलेशन किसी की सरफेस पे, उसे हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। लेकिन जब कोई गैस किसी मेटल की सरफेस पे, फाइनली डिवाइडेड मेटल की सरफेस पे एड्सॉर्ब्ड होती है तो उसको बोलते हैं ऑक्लूजन। तो जो रिएजेंट है उसके बारे में बता रहे हैं कि H2 गैस इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, और इसको एक नाम और बोलते हैं ऑक्लूजन। हो गया भैया, कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक और चीज देखो, जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है वो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन, वो एक्सोथर्मिक होता है, ये भी लिखिए। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन ये एक्सोथर्मिक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बोलोगे ये क्या है? अरे ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में आपको हाइपर कंजुगेशन में कंपेयर करवाए थे ना, तो डबल बॉन्ड तोड़ते ही तो थे बच्चा, ठीक है? एक्सोथर्मिक होता है ना भैया, नहीं Yes, sir. बताओगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त, बस अब हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया रिएक्शंस बताओ, हमने रिएक्शन लिख ली, सपोज करो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये लिखा हुआ है, इसमें बताओ क्या होगा। आपसे हम पूछ लें कि हमारे पास भाई ये लिखी हुई है एक एल्कीन, हमारे पास कोई एल्कीन लिखी हुई है ये वाली, 5 मेंबर की एल्कीन लिखी है, इसको ब्रेक करना है, यहाँ पे मिथाइल लगाया हुआ है। कोई बोले सर पहले वाले में हमको तो आप ये बता दो H2PT से रिएक्शन होगी तो क्या होगा?
कोई बात नहीं, H2PT से रिएक्शन कराओगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा CH3CH, ये तो रहेगा ही, और यहाँ पे CH2, साथ में जो डबल बॉन्ड टूटा है उसकी जगह पे D और D लग जाएंगे, रादर H और H लग जाएंगे। दूसरे वाले रिएक्शन में अगर हम आपसे बोले कि हमारे पास D2PD है, या D2 निकिल है, या D2 रैने निकिल है, रैने निकिल, तो D2 रैने निकिल है तो क्या होगा? और C वाले में भी अगर हम बोल दें आपसे D2 प्लैटिनम है या D2 पैलेडियम है, कोई भी कैटलिस्ट ले लेते हैं, तो क्या होगा भैया सेकंड वाले में? सेम बताओ मैनर में दोस्त। दो डी ऐड हुए हैं। सेम मैनर में 2 Br लग जाएंगे, और एक्चुअली में आप ये बोलोगे कि भैया ये सिस वाला कंपाउंड बन जाएगा, 1,2 डाई ड्यूटेरियो साइक्लोप्रोपेन। याद है इन सबकी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ाए थे? Yes, sir. Yes, sir. तो भैया ये एच एच लग जाएंगे ऊपर, एच एच तो पहले से थे, और ये डी और डी लग जाएंगे एक ही साइड में, तो 1,2 डाई ड्यूटेरियो साइक्लोप्रोपेन, और ये सिस आइसोमर बनेगा। याद है आप लोगों को सिस आइसोमर? Yes, sir. Yes, sir. तो भैया ये सिस आइसोमर तब बना है जब आपने सिन मैनर में एडिशन कराया है। वैसे नेक्स्ट वाले पे आओगे तो साइक्लोपेंटेन भी आपने देखा हुआ है कि साइक्लोपेंटेन में भी यहाँ पे करोगे, ठीक है, ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, नो डाउट, लेकिन दोस्त अगर डबल बॉन्ड तोड़ दोगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या ये ऐसे बनेगा? ऊपर क्या रहेगा? एच एच रहेगा, एक एच तो हमेशा ही था, और जो नई वाली चीज है, क्या वो नया वाला डी और डी आ जाएगा, तो ये भी सिन मैनर में सिस एल्कीन बनेगी, तो इसको भी तो हम लोग बोलते थे सिस आइसोमर बनेगा। सिस आइसोमर, बताओ दोस्त, दोनों सेम साइड आएंगे? Yes, sir. हम Yes, बताया sir. करो बच्चा, तो यही सब तो है जो आप लोगों ने आइसोमरिज्म में देखा था, कुछ नया चीज थोड़ी बता रहे हैं। ट्रांस नहीं बनेगा, प्रिसाइजली आंसर देखो ना, कि भैया एल्कीन थी वो टूट रही है, एल्कीन टूट रही है, तो सेम मैनर में दोनों लग रहे हैं, सिस मैनर में, मतलब सिन मैनर में या सिस मैनर में, तो आप बोलोगे कि सिस एल्कीन नहीं बनेगी, तो ये दोनों एक ही साइड रहेंगे, गलती से अपोजिट साइड ना कर देना। कोई बोले सर ठीक है, हम कोई और एल्कीन ले लें, अरे तुम कुछ भी एल्कीन ले लो, आंसर वही आने वाला है सिन मैनर में। ये स्टीरियो स्पेसिफिक भी होता है, आपको बताएंगे। सिस टू ब्यूटीन के केस में अलग प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस टू ब्यूटीन के केस में अलग प्रोडक्ट बनेगा। शायद तुम लोगों को पता हो, 12th पास में हो, लेकिन अभी नहीं बताते हैं उसको, है ना, किसी और दिन बता देंगे उसको, एल्कीन में उसको पढ़ाएंगे, मतलब स्टीरियो स्पेसिफिसिटी जो होती है। अभी फिलहाल आप लोग देखिए, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्त? नहीं समझ में Yes, आ रहा sir. है बच्चा? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. ऐसे ही दोस्त Yes, अगर आप sir. देखोगे तो ऐसे कहीं भी कर सकते हैं। कोई बोले सर हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन ये है, और इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं, सपोज करिए ऐसे कि ठीक है हम लोग D2 और निकल से करवा दें, तो D2 निकल से करवाओगे तो भैया ठीक है, ऐसे हमारा साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, और साइक्लोहेक्सेन बनने के बाद आपको पता है ऐसे ही H2 लग जाएंगे, तो और नीचे लग जाएंगे D ठीक है बच्चा, ये हो जाएगा, तो ये भी तो सिस एल्कीन बनेगी, सिस एल्कीन ये भी बनेगी, है ना दोस्त? Yes, sir. आपका मन कर रहा है तो आप Yes, कोई yes, और sir. एल्कीन, हाँ तो Yes, ऐसे sir. कर लो, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिखा हुआ है, आपने ले लिया सपोज करो यहीं पे ऐसे ही D2 पैलेडियम, तो इसकी रिएक्शन कराओगे अगर आप, तो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद जो बनेगा वो साफ साफ आप समझ रहे होगे कि बस 2 ड्यूटेरियम लग जाएंगे सिन मैनर में, वो भी एक ही साइड लगेंगे, सेम साइड लगते हैं ये सब, तो ये आपको समझ में आ गया। तो हमारा पर्पस क्या था? एल्केन बनाना पर्पस था, तो एल्केन के साथ साथ हमने कुछ और भी चीजें इसमें डाल दी, तो बन गया हमारा, ऐसे ही हो गया कि भाई क्या बन रहा है, एल्केन, तो एल्केन बन गया। अब चलिए देखिए नेक्स्ट वाले केसेस में, ऐसे सिंपल सिंपल और भी कई एग्जांपल तो होते ही हैं, आप लोग जानते हो। अब इसमें और भी आप लोगों को तो कुछ चीजें पता ही होंगी ना, कि भाई ये अगर किसी और अल्कोहल अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो और भी चीज बनाता होगा,
वो आपको उस टाइम बता देंगे अल्कोहल उसमें, एल्डिहाइड कीटोन में, अल्कोहल बनाने वाले मेथड्स। नेक्स्ट वाला देखो दोस्त। अरे भैया समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. यस Yes, सर sir. अब हम Yes, एल यस Yes, सर हाँ sir. दोस्त, एल्केन एल्केन में दोस्त एल्केन ही बता रहे हैं। तो वैसे तो ये H2 निकल जो है वो एल्डिहाइड कीटोन को भी रिड्यूस करता है। तो एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो वैसे तो ये भाई और भी चीजों को, नाइट्राइल्स को भी रिड्यूस करता है, तो नाइट्राइल वाले केस में पढ़ाएंगे। अभी आप लोग देखो यहाँ पे जैसे आपको बताया जा रहा है। तो H2 निकल वाले केसेस हो गए। नेक्स्ट वाला बाय रिडक्शन ऑफ, ऐसे नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अगला मेथड लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन by reduction of alkyl halide, preparation of alkane by reduction of alkyl halide, reduction of alkyl halide, अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से। अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन का मतलब क्या है कि अल्काइल हैलाइड ये होते हैं ना आर एक्स, एक्स बोले तो हेलोजन, इन पे आप नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर दो। तो नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आर एच प्लस एच एक्स, ऐसे बन जाएगा। मतलब दो नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर दो तो ये नेसेंट हाइड्रोजन आएगा कहाँ से अल्काइल हैलाइड पे, वो देख लीजिए आप लोग। पहले तो इतना लिखिए कि हम ये sir. जनरल Zinc इक्वेशन plus है। HCl. Sir, zinc plus है बच्चा, HCl. फिर से बताओ। Sir, zinc plus direct HCl. Sir, zinc plus direct HCl. और भी तरीके होते हैं। बहुत बढ़िया दोस्त, इन्होंने बोला जिंक प्लस, बहुत बढ़िया बताया दोस्त। एक तरीका इन्होंने बोला है कि जिंक और HCl ले लो, मेटल और एसिड। तो आपको पता है जिंक प्लस HCl क्या होता है? कोई भी मेटल जब रिएक्शन करता है एसिड के साथ, रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हाइड्रोजन से ऊपर है तो वो मेटल तो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो भैया हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा तो वो उसको तोड़ नहीं देगा। दूसरा क्या मेथड हो सकता है? भाई जिंक तो ले ही सकते थे, एम्फोटेरिक मेटल Sir, था, AlCl3. FeHCl ले लो। Sir, AlCl3. हाँ बच्चा, फिर बताओ क्या कह रहे हो? Sir, AlCl3. Sir, AlCl3. AlCl3 Sir, नहीं, LAH भी हो सकता है. Sir, हाँ LAH भी हो LAH सकता है. बोलो ना दोस्त। ये बोल रहे हैं कि सर मेटल एसिड के साथ साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं। चाइनीज ड्राई इधर भी ले सकते, चाइनीज ड्राई इधर भी ले सकते। जिसका Yes, नाम एल yes, इसका नाम LAH होता है शॉर्ट फॉर्म में। एक एक करके बताते हैं। आप लोग बोल रहे हो सर NaBH4 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका शॉर्ट फॉर्म में SBH नाम होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। LAH मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब ले सकते हैं, मेटल एसिड भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन में ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। फंक्शन देखो इन सब का क्या होता है। पहले हम जिंक HCl और FeHCl ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ ही निपटा देते हैं। देखिए दो दो के सेट में बताएंगे, पहले ये बता देते हैं। तो जिंक और HCl क्या होता है? मेटल प्लस एसिड। तो मेटल एसिड रिएक्शन करता है तो आपस में रिएक्ट करने के बाद ZnCl2 बनाएगा और दो नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करेगा। इन नेसेंट हाइड्रोजन को जब कोई नहीं मिलता रिएक्ट करने के लिए तो आपस में रिएक्ट करके H2 गैस बना देते हैं। लेकिन दोस्त अभी तो इनको मिल रहा है ना अल्काइल हैलाइड, उसको रिड्यूस करेंगे। दूसरा Fe प्लस HCl, Fe प्लस HCl रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है दोस्त? अच्छा, FeCl2 बनाता है या FeCl3 बनाता है? हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस करेगा ही। तो इसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है सर आयरन की दो ऑक्सीडेशन, जैसे ऊपर जिंक वाले में तो जिंक की एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होती है, तो आपने साफ साफ ZnCl2 बना के अपना मतलब हो गए, खुश हो गए। लेकिन Fe वाले में Fe की दो ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, +3 +2। FeCl3 भी बन सकता है, FeCl2 भी बन सकता है, तुम लोग बताओ क्या बनेगा? हो, ये साले IIT का पूछा हुआ है ये, FeCl2. अपने मन से नहीं बता सर रहे। FeCl2. सर FeCl2 बहुत प्यारा दोस्त, कुछ लोग बता रहे हैं FeCl2, जो कि बिल्कुल सही है। कोई बोले सर FeCl3 हम बोल रहे हैं, जो FeCl3 बोल रहे हैं वो भी बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसमें
कि ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ना, फर्दर उसको रिड्यूस कर देता है। हायर ऑक्सीडेशन नंबर जो आयरन की होती है वो रिड्यूस होकर फर्दर +2 ऑक्सीडेशन नंबर में आ जाती है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, या आप कहीं भी देखोगे तो FeCl2 ही लिखा रहेगा, और अगर आप जिद करके पूछोगे कि नहीं FeCl3 क्यों नहीं बना है, तो लोग बोलते हैं FeCl3 बना है, लेकिन फर्दर वो रिड्यूस होकर +2 ऑक्सीडेशन नंबर में आके रुक गया है। तो बनता है वो, लेकिन ये जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है ना, फिर से FeCl3 को रादर Fe+3 को रिड्यूस कर देता है। ठीक है भैया, पहले यही दोनों बता दें, 1 by 1 इन्हीं दोनों को बताए हुए पहले। ठीक है यस सर, Yes, sir. यस सर। हाँ, तो Yes, क्या sir. होता है, जो अल्काइल हैलाइड होते हैं, अल्काइल हैलाइड बोले तो RX, अभी बताते हैं X फ्लोरीन नहीं हो सकता। इन पे आप लोग आप Zn+HCl ले रहे हो, अगर जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या आपका मन करे Fe प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या मेटल एसिड ले रहे हो, मेटल और एसिड, जिंक H2SO4 भी ले सकते हो, ऐसा थोड़ी कि नहीं ले सकते, आराम से ले सकते हो। तो जिंक H2SO4 भी ले सकते हो, तो ये बन जाता है RH, H बन जाता है। इस पे कंडीशन क्या होती है नीचे चल के बताते हैं। पहली बात तो X जो होता है हैलोजन है, हैलोजन X बोले तो हैलोजन, और वो फ्लोरीन नहीं हो सकता, या तो वो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा, और आयोडीन भी नहीं लेते हैं वैसे, प्रिसाइजली क्लोरीन ब्रोमीन लेते हैं। अभी आपको बताएंगे क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़े समझदार तो हो ही, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को। जो X होता है हैलोजन, वो या तो Cl होगा या तो Br होगा, क्योंकि अगर आपने इसको I ले लिया तो जानते हो फाइनली क्या बनेगा, साथ में HX भी तो बनता है। तो अगर आपने I लिया होगा तो क्या वो HI बन जाएगा, और HI रिड्यूसिंग एजेंट होता है, H2+I2 बनाएगा, समझ रहे हो। यस सर, यस सर। Yes, sir. और भी Yes, sir. और भी रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंसिंग गड़बड़ कर सकता है। तो मतलब थोड़ा सा, उतना ज्यादा बुरा नहीं होता ये HI, लेकिन ले सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन ClBr पे रिएक्शन का रेट ज्यादा आता है। फ्लोरीन तो कभी नहीं ले सकते, फ्लोरीन तो गलती से ना ले लेना, कहीं कहीं बुक्स में यहाँ पे कहीं कहीं आयोडीन लिखा जाता है, हम आपको बता दे रहे हैं सारी चीजें। कहीं कहीं यहाँ पे आपको बता दे, इधर आयोडीन लिखते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आयोडीन भी हो सकता है, लेकिन कभी भी फ्लोरीन नहीं हो सकता। X फ्लोरीन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। X कभी भी फ्लोरीन ना कर देना इन टाइप की रिएक्शंस में। आयोडीन में थोड़ी लिमिटेशन होती है कि वो खुद HI जो बनता है रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ फायदा ही करेगा, लेकिन बस वही बैलेंसिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फ्लोरीन नहीं हो सकता इस चीज में, आप ध्यान रखना कि फ्लोरीन नहीं हो सकता। ये एक जो आगे हम डंडा लगा देते हैं, ये फ्री वैलेंसी है, इसका मतलब कुछ और ना समझ लेना, ये फ्री वैलेंसी है बस। तो ये हो गया आपका। आर ग्रुप पे क्या कंडीशन होती है, आर ग्रुप पे कंडीशन कुछ नहीं होती, आप चाहो कुछ भी ले लो, बस बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा ना लेना। CH3Cl ले सकते हो आप, आपसे कोई बोले CH3CH2Br ले सकते हो, ऐसे आपका मन करे आप और भी ले सकते हो, ऐसे CH3CH, और यहाँ पे भी CH3, ऐसे ही यहाँ भी क्लोरीन ले लो, और आपने इसकी रिएक्शन करा दिया सपोज करो जिंक H2SO4 के साथ, तो जिंक H2SO4 से कराओगे तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा रिड्यूस होके। नेक्स्ट वाला FeHCl के साथ करा दो, FeHBr के साथ करा दो, तब भी वही सेम प्रोडक्ट बनेगा। लास्ट वाले में आप देखोगे जिंक HCl के साथ करवा दो, तो आपका प्रोडक्ट बनता चला जा रहा है सारे केसेस में सिंपल सा। मेथेन पहले वाले केस में बनेगा, दूसरे वाले केस में एथेन बनेगा CH3CH3, थर्ड वाले केस में क्या आएगा दोस्त, प्रोपेन बनेगा CH3CH2 और CH3। कैसे हो क्या रहा है, हो ये रहा है इन सब में कि भैया ये जो H और Cl है, नेसेंट हाइड्रोजन बना होगा, वो हाइड्रोजन जाके तोड़ देगा सबको, ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है दोस्त। तो मेटल एसिड हाँ दोस्त, तो अल्काइल हैलाइड में मेटल एसिड जब जा रहा है तो वो उसको रिड्यूस कर दे रहा है, मेटल एसिड जाके रिडक्शन कर दे रहा है अल्काइल हैलाइड का। नेक्स्ट अब आप लोग देखना शुरू करिए, दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो जो आप बताने जा रहे हैं वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो हेडिंग आप लोगों ने लिखा हुआ होगा। तो देखिए दोस्त,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला मेथड है, थर्ड वाला मेथड, जिसको आप बोलते, अरे कुछ नहीं, मेथड वेथड यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, थर्ड नहीं है, उसी में है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसे AlH4, इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। शॉर्ट फॉर्म में इसको LAH ला भी बोलते हैं, ला, ऐसे LAH। ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये है कि सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। ये पावरफुल होता है, ध्यान रखना, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका रिड्यूसिंग एक्शन और समझ में आएगा। स्ट्रक्चर ये बोलते हैं कि लिथियम बीइंग अल्कली मेटल, वो हमेशा +1 चार्ज कैरी करेगा, लिथियम पे +1 चार्ज आ जाएगा। एल्यूमिनियम पे देखोगे तो AlH4 माइनस है वो, अरे लिथियम पे प्लस हो गया तो एल्यूमिनियम पे एक माइनस आ जाएगा, और 4 हाइड्रोजन उससे लगे हैं तो चारों हाइड्रोजन ऐसे बनाए जाएंगे, H। AlH4 माइनस टेट्राहेड्रन होता है, तो ऐसे 4 हाइड्रोजन लग गए टेट्राहेड्रन मैनर में। और इनको सेटिस्फाई करने के लिए रादर इस एल्यूमिनियम के नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए H वहाँ, सॉरी, उस पे माइनस चार्ज लगा हुआ है एल्यूमिनियम पे, ठीक है दोस्त, अरे लिथियम पे प्लस लगा हुआ है, ठीक है बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. अब इसी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में अगर आप देखोगे तो हर एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, येलो वाले जो हम बना रहे हैं। यही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टूट के चले जाते हैं हाइड्रोजन के साथ, और वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। कोई बोले कैसे टूटते होंगे, टूटने का रीजन क्या है? टूटने के कई रीजन है। पहला रीजन ये है कि मेटल के साथ नॉन मेटल लगा हुआ है। एल्यूमिनियम मेटल होता है और उसके साथ नॉन मेटल लगा है, पहली चीज। ध्यान से देखो, हम इसी को बता रहे हैं, H3Al पे माइनस और यहाँ पे H। इसके रीजंस, इस H के वीक होने के रीजन, रादर ये वाला बॉन्ड टूटने के रीजन। पहली बात, मेटल के साथ नॉन मेटल लगा है तो वो अनस्टेबल होता है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये लगा है कि एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है। किसी भी एलिमेंट पे जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो हमने आपको जीओसी में बताया हुआ है कि इन्फिनिटी से भी उसके पास इलेक्ट्रॉन लेके आओगे तो रिपेल करेगा। तो जब एल्यूमिनियम के ऊपर तुमने नेगेटिव चार्ज बना दिया है, तो उसकी विसिनिटी में जितने भी इलेक्ट्रॉन पड़ रहे होंगे उन सबको रिपेल कर रहा होगा। तो उसकी विसिनिटी में इलेक्ट्रॉन्स को अगर रिपेल कर रहा है तो हाइड्रोजन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे तो पुश करेगा, ऊपर से नेगेटिव चार्ज के आसपास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन रहना नहीं चाहेगा। तो एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज देख के ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन वाले, तो वो निकल जाएंगे। रीजन समझ में आया भैया कि लिथियम Yes, एल्यूमिनियम sir. हाइड्राइड, yes sir, Yes, हाँ, sir. तो Yes, लिथियम sir. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों बिहेव करता है? क्योंकि दोस्त एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट बॉन्ड बना रहा है, तो थोड़ा वीक बॉन्ड होगा। एक रीजन और है कि एल्यूमिनियम मेटल है। मेटल कब से बॉन्ड बनाने लगे नॉन मेटल के साथ? बनाते हैं लेकिन अब तो अनस्टेबल होते हैं, चलो मेटल के साथ भी अनस्टेबिलिटी आ गई। तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी एलिमेंट पे जब नेगेटिव चार्ज लग जाता है तो भैया वो क्या कहेगा, अपने विसिनिटी में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। ऊपर से नेगेटिव चार्ज तुमने बनाया किस पे? मेटल पे नेगेटिव चार्ज बनाया भैया। मेटल तो चाहता है हम पूरी जिंदगी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेंगे, हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाओ। एल्यूमिनियम पे तुमने माइनस लगा दिया, इसलिए वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को बोलेगा कि भैया तुम एक काम करो, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चले जाओ। यही रीजन है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देके छुड़वा देता है, जिससे कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपना बच जाएगा, H पे माइनस आ जाएगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ये पावरफुल हाइड्राइड डोनर होता है, इसीलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम लोग हाइड्राइड डोनर भी बोलते हैं। हाइड्राइड डोनर, हाइड्राइड डोनर बोले तो H माइनस दे देगा ये सबको। समझ में आ रहा है दोस्त? हाइड्राइड डोनर। Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. हाँ दोस्त, तो हाइड्राइड डोनर हो गया। नेक्स्ट देखिए दोस्त, इनकी रिएक्शंस कैसे होती हैं फिर। अच्छा, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी एक साथ देख लो, NaBH4 भी देख लीजिए यहीं पे लगे हाथ। NaBH4 भी हाइड्राइड डोनर होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो अभी हमने आपको बताया था कि क्या होता है, ये NaBH4, इसका नाम पहले देख लो, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड, और इसी के बेसिस पे इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है SBH। SBH बोले तो सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये भी हाइड्राइड डोनर है, हाइड्राइड डोनर है। इसने हाइड्रोजन को H- के फॉर्म में निकाल के दे देना है। कैसे होता है भाई, सोडियम पे +1 चार्ज आ जाएगा। सोडियम बीइंग अल्कली मेटल हमेशा +1 चार्ज कैरी करेगा, तो बाकी बची हुई चीजें जो हैं, जैसे बोरॉन आएगा, बोरॉन पे माइनस आएगा और उससे लगे हुए 4 हाइड्रोजन आएंगे, BH4- बचेगा, और BH4- का मतलब टेट्राहेड्रन एक आएगा। तो ये हो गया। अब इसमें भी जो लगे हुआ हाइड्रोजन है, बोरॉन के साथ जो H लगा है, उसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। अब दोस्त एक बात बताओ, ये भी हाइड्राइड डोनर तो आई है। अब आपसे हम पूछें कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में दोनों में बेटर हाइड्राइड डोनर कौन है, बताओ दोस्त। सर AlH4 Sir, LiAlH4. ऊपर वाला Li ऊपर वाला है। ऊपर वाला, फिर से सुनिए। रीजन इसका ये है, ध्यान से देखो, अभी भी ऊपर वाला ही दिख रहा है। रीजन ये है कि एल्यूमिनियम मेटल है, देखो हाइड्रोजन लगा हुआ है। एक बार आप थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ वहां पे ध्यान से देखो, हम यहाँ पे दूसरे पेन से लिख रहे हैं। एक बार आप लोग थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ ऐसे, एल्यूमिनियम हाइड्राइड में 3p1s ओवरलैपिंग है। 3p किस में है, एल्यूमिनियम वाले में, और हाइड्रोजन किस में है, 1s में। तो 3p1s ओवरलैपिंग आ रही है ऊपर वाले में। नीचे में बोरॉन के साथ हाइड्रोजन लगा है, तो बोरॉन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और 1s के साथ ओवरलैपिंग हो रही है। तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट 2p लिखा है और 1s लिखा है, इसका मतलब ये 2p1s ओवरलैपिंग इज बेटर ओवरलैपिंग एज कंपेयर टू 3p1s। इसका मतलब है 2p और 1s वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। इसका मतलब ये है कि बोरॉन और हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, उतना इजीली नहीं टूटेगा जितना इजीली एल्यूमिनियम वाला टूट जा रहा था। एक और चीज देखो दोस्त, एक और चीज, अभी इतना ही नहीं है, एक और चीज। पहली बात तो एल्यूमिनियम मेटल था, तुमने मेटल पे नेगेटिव चार्ज लगाया था, वो एकदम पागल हो गया होगा कि हम तो यार पॉजिटिव चार्ज चाहते हैं। एक तो तुम हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाए हो, ऊपर से हाइड्रोजन जोड़ रखे हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज था। बोरॉन क्या है, वो खुद नॉन मेटल है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाओगे तो बोलेगा अच्छा है, हमको मजा आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहते हैं ना हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज रहे। तब भी बोरॉन को उस नेगेटिव चार्ज से प्रॉब्लम होगी ही नहीं, तो उतना ज्यादा थोड़ी हाइड्रोजन को रिपेल करेगा जितना ज्यादा एल्यूमिनियम रिपेल कर रहा था। तो यही रीजन है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड थोड़ा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड लेस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ में आ रहा है दोस्त, लेकिन दोनों होते यस हाइड्राइड डोनर है। यस हाँ दोस्त, सबको समझ में आ रहा है बच्चा, दोनों होते हाइड्राइड Yes, sir. डोनर। Yes, sir. अच्छा, तो फिर कंक्लूजन ये लिखना है आपको, ऊपर वाला कॉपी कर चुके हो। Yes, sir. यस Yes, सर sir. यस सर हाँ, तो आप ये लिखिए कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे लिख लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड is more powerful reducing agent. Lithium aluminum hydride is more powerful reducing agent as compared to sodium borohydride. Lithium aluminum hydride is more powerful reducing agent as compared to sodium borohydride. लेकिन होते दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट तो दोनों ही रहेंगे, इन दोनों में पावर की बात कर रहे थे हम। ये बहुत कॉमन है स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1, आज हाइड्रोकार्बन शुरू कर रहे हैं दोस्त। लास्ट जब आप पढ़ोगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, वहां तक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड
पीछा नहीं छोड़ते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपको पता लग गया। क्या क्या फंक्शंस होते हैं, बस फंक्शंस पे आ जाओ ना, सिंपल सा है फंक्शंस इन सबके। पहले तो हमने आपको इनकी प्रॉपर्टीज बता दी। अब देखिए दोस्त, नेक्स्ट वाला इनके फंक्शंस देखिए। फंक्शंस क्या होते हैं, अल्काइल हैलाइड जो होते हैं, अल्काइल हैलाइड बोले तो भाई RCH2Cl, जैसे किसी ने बोला ये, इसको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कोई बोले ये क्या कहना चाहते हो? अरे जिस कार्बन से हैलोजन लगा होता है, जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उससे अगर एक कार्बन लगा है तो 1 डिग्री कहा जाता है। तो 2 डिग्री क्या कहा जाता होगा? तो जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजन X लगा देते हैं। ध्यान रखना ये X फ्लोरीन नहीं हो सकता, बस यहाँ पे कोई R और R लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है भैया? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कोई बोले सर 3 डिग्री भी होता है, बिल्कुल होता है। ये CX ले लो आप, और यहाँ पे R, यहाँ पे R, और यहाँ पे R, इसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड ले के हमको इनको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करना है तो कैसे रिड्यूस करोगे बताओ दोस्त? क्या लोगे पहले वाले में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप फर्स्ट वाले केस में ले लोगे LiAlH4, तो वो रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस करेगा, अपना नेसेंट हाइड्रोजन दे देगा। तो वो रिड्यूस करके क्या बना देगा? RCH2H बनाएगा। बताओ बच्चा। Yes, यार sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर यहीं पे कोई बोलता सर हमने लिथियम एल्यूमिनियम आइसोटोप ले लिया होता, ड्यूटेरियाइड ले लिया होता, तो लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेरियाइड ले लोगे तो क्या RCH2D आएगा दोस्त? बताओ बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ दोस्त, सेकंड वाले केस में क्या होता है, कोई बोले सर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेंगे, तो कोई बात नहीं दोस्त, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो। तो वो रिड्यूस करके क्या कर देगा, वो ये CH बॉन्ड को तोड़ देगा ना, CCl बॉन्ड को या CX बॉन्ड को। ये जो CH है यहाँ पे एक H दे देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R और R तोड़ देगा। अगर आपसे कोई बोले सर हम लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेरियाइड ले लेंगे, तो लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेरियाइड अगर आप ले लोगे तब भी वही करेगा, RCH, यहाँ पे D हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा। ड्यूटेरियाइड भी ले सकते हैं। टूट कैसे रहा होगा? अरे ये कार्बन हैलोजन के बीच का बॉन्ड ऐसे झिक 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 करके टूट जाएगा, ऐसे झिक 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 झिक, ऐसे टूट जाएगा भैया कार्बन हैलोजन के बीच का बॉन्ड। तो कोई बोले सर क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं ले सकते? देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो पहले वाले केस में नहीं लिया जा सकता, लास्ट वाले केस में लेते हैं उसको, और सेकंड लास्ट केस में यहाँ पे भी सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं। अभी बता रहे हैं रीजन क्या है इसका। NaBH4 यहाँ पे, और लास्ट वाले केस में भी ले सकते हैं NaBH4। सुनो हमारी बात सुनो अभी, ये CH हो जाएगा, R हो जाएगा, R हो जाएगा, R। बताओ ऐसा क्यों किया हमने, कोई बता सकता है? सर उसमें Cl लिखा है। Cl लिखा है. Cl लिखने से कोई मतलब नहीं है, X ले लो, X लिख लो उसको, चलो X यहाँ भी कर दो, तुम्हारा मन कर रहा है तो। ऊपर अभी हमने स्ट्रेंथ बताई थी इनकी, पावरफुल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ऐसा होता है दोस्त, जो बहुत ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट नहीं करता, अगर करेगा तो एल्कीन बना देगा। अगर आपने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में बहुत ज्यादा रिएक्टिव लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवा दिया, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिड्यूस तो होगा, लेकिन रिडक्शन होते होते बहुत आगे तक निकल जाएगा।
बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाएगी और चांसेस ये भी है कि एल्कीन बन जाए। समझ रहे हो भैया? तो जो लेस, अच्छा तो तुमको ये भी पता होना चाहिए कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में जो ज्यादा रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड है वो 3 डिग्री है, लेस रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री है, और उससे कम रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है। तो जो बहुत कम रिएक्टिव होता है, जैसे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर बहुत कम रिएक्टिव है तो उसके केस में हम लोग ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, और जो अल्काइल हैलाइड कुछ ज्यादा रिएक्टिव है उसके केस में हम लोग लेस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। अरे तुम भाई 12th पास में हो, अब 11th में इसमें सीक्वेंस इस तरीके नहीं पढ़ाते हैं दोस्त। 11th में तो हम ये सब बताते भी नहीं उनको कि ये रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी, उनको तो बस बताते चले जाते हैं हाँ हाँ, क्योंकि वो लोग पहली बार देख रहे होते हैं ना। लेकिन तुम लोगों से तो बोल सकते हैं, अब तुम लोग रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तुमको भी उसी लाइन पे ले आएंगे, फिर क्या करे भाई। हेलो, अरे समझ में तो आ रहा है यस दोस्त? सर, यस सर, आ रहा है, आ रहा है। sir. तो क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है कि टू रिड्यूस 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड is preferred, or to reduce 3 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। देखो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में आप चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, दोनों चीजें सेम है, दोनों ही रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रिसाइजली अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को आप रिड्यूस करना चाहते हो तो आप ज्यादा रिएक्टिव वाला ले लो रिएजेंट जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और अगर 3 डिग्री वाले को रिड्यूस करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो जो लेस रिएक्टिव होता है। समझ में आ रहा है दोस्त? हेलो हेलो, यस Yes, सर, sir. यस Yes, सर। sir. Yes. हाँ दोस्तों एक काम करिए, अपनी कॉपी में लिखना शुरू करिए। टू रिड्यूस 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, टू रिड्यूस 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, to reduce 1 degree and 2 degree alkyl halide, to reduce 1 degree and 2 degree alkyl halide, lithium aluminum hydride is preferred over sodium borohydride. To reduce 1 degree and 2 degree alkyl halide, to reduce 1 degree and 2 degree alkyl halide, to reduce 1 degree and 2 degree alkyl halide, lithium aluminum hydride is preferred. To reduce 1 degree and 2 degree alkyl halide, lithium aluminum hydride is preferred. और फिर उसके बाद लिखो to reduce 2 degree and 3 degree alkyl halide, to reduce 2 degree and 3 degree alkyl halide। बोलोगे सर 2 डिग्री तो कॉमन आ रहा है, अरे लिख लो 2 डिग्री में दोनों ले सकते हैं। to reduce 3 degree and 2 degree alkyl halide, sodium borohydride is preferred। to reduce 3 degree and 2 degree alkyl halide, sodium borohydride is preferred। 2 डिग्री वाले में मतलब दोनों ही ले सकते हो, लेकिन अब हमने लिखवा दिया है ऐसे ही। ठीक है भैया, लिख लिया आप लोग, कॉपी कर लिया इसको? यस सर, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बता दिया करो वो। तो आप कोई पूछे सर एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा रिएजेंट नहीं है जो तीनों को इक्वल स्पीड में रिड्यूस करे? तो एक रिएजेंट होता है, एक रिएजेंट होता है, उसको हम बताने जा रहे हैं आपको। तो ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड करके लिखते हैं, लिखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो इसको ऐसे लिखो, उसको बोलते हैं PH3, ऐसे PH3, PH बोले तो फिनाइल, और SNH, अरे C6H5SNH ऐसे फिनाइल होता है, इसका होल थ्राइस कर दो SNH, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड लिखिए। द रिएजेंट ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड कैन रिड्यूस ऑल टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये जो होता है ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड कैन रिड्यूस ऑल टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड। ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड कैन रिड्यूस ऑल टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें एक ही H होता है ना भैया? हेलो, समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर, हटा दें यस Yes, इसको? sir. Yes, sir. अरे हटा दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? मतलब No, sir. No, sir. हाँ, तो RCH2X लिखा है और हमारे पास लिखा है R2CHX,
तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और तीसरा लिखा है R3CX। इनकी रिएक्शन आप करा दो ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड के साथ। मतलब किससे कराओगे? इससे PH3SN टिन और H। वैसे PH3SN बोले तो टिन है वो, और PH3SN और H। इसमें रिएक्शन करा दोगे तो आपका प्रोडक्ट जो बनना है वो आपको बन जाएगा ऐसे RCH2H, R2CHH, और ये बन जाएगा R3CH, ऐसे H H और H। ठीक है दोस्त, ये हो गया। तो अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन से हमने एल्केन बनाना सीख लिया। सुनो, अभी तक क्या पढ़ाए हुए हैं? अभी तक हमने एल्केन की प्रिपरेशन दो चीजों से बताई। एक तो भाई एल्कीन का और अल्काइन का रिडक्शन कर दो, H2 निकल के साथ, H2 प्लैटिनम के साथ, H2 पैलेडियम के साथ, तो आपको डायरेक्टली एल्केन मिल गया था। फिर आपको हमने बताया कि कोई मेटल एसिड ले लो। मेटल एसिड जैसे होता है SnHCl, मतलब अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन के लिए SnHCl ले लो, जिंक HCl ले लो, FeHCl ले लो। तो इन सब में आप देखोगे तब भी मेटल एसिड रिड्यूस कर देगा उसको। NaBH4 ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो। ये सब बताए ना बच्चा? समझ में आ रहा है आपको? यस Yes, सर, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ, तो ये जिंक HCl जो लिखा है ना, इसकी जगह आप जाके HnHCl भी ले सकते हो। मेटल एसिड ये भी होता है, टिन और HCl भी ले सकते हो। ये आप लोगों ने देखा होगा, टिन HCl, FeHCl, ऐसे और भी मेटल्स होते हैं। सिर्फ यही मेटल्स नहीं होते कि सर आपने 3 ही लिखे हुए हैं, कोई और भी ले सकते हो आप मेटल एसिड में, जिंक HCl, SnHCl। चलिए देखिए दोस्त, नेक्स्ट वाला आपको बताने चल रहे हैं। अब आपको अगला मेथड बताते हैं। लिखिए जरा अपनी कॉपी में, लिखो थर्ड मेथड, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का थर्ड मेथड। लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड reagent, preparation of alkane by reaction of Grignard reagent, preparation of alkane by reaction of Grignard reagent, preparation of alkane by reaction of Grignard reagent with acidic compounds, preparation of alkane by reaction of Grignard reagent with acidic molecules या acidic compounds, preparation of alkane by reaction of Grignard reagent with acidic compounds। कॉपी कर लिया दोस्त, आगे बताएं। Yes, sir. यस Yes, सर, sir. यस सर। हाँ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है पहले ये देख लो। लोगों को प्रॉब्लम यही होती है कि ग्रिग्नार्ड होता क्या है सर, फिर बताते हैं आपको। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसको बोलते हैं RMGX। अगर आपने देखा हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, देखो एल्केन में क्या है, सारे रिएजेंट्स पहली बार देखते हो ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसको बोलते हैं RMGX। RMGX का मतलब होता है कि R पे माइनस आता है और MG पे क्या आता है दोस्त, +2 आता है, पॉजिटिव। और हाँ +2, और X पे आता है माइनस। दोस्त ऐसा है, मैग्नीशियम बीइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा +2 चार्ज कैरी करते हैं, और हैलोजन आपको पता है हमेशा -1 चार्ज कैरी करते हैं। तो इसका मतलब जो R होगा, गारंटी है उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, क्योंकि इसको ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी तो होना है। तो अगर मैग्नीशियम पे +2 चार्ज बना रहे हो, हैलोजन पे -1 बना रहे हो, तो R पे तो -1 करना ही पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आएगा वो। तो RMGX में R माइनस आ गया। और दोस्त R माइनस का मतलब जानते हो, किसी कार्बन पे माइनस। और कार्बन पे माइनस जो होते हैं बड़े खतरनाक बेसिस होते हैं, बहुत खतरनाक बेसिस होते हैं। बोलोगे हमें कैसे पता लगेगा? तो हम तुमसे पूछेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ मेथेन की जानते हो? पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीकेस्ट एसिड जानते हो कौन होता है? मेथेन, एथेन, यही तो होते हैं। एल्केन्स, पूरी ऑर्गेनिक एल्केन्स की बात कर रहे हैं दोस्त हम। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो वीकेस्ट एसिड होते हैं वो एल्केन्स होते हैं। समझ रहे हो? वीकेस्ट एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के
हेलो, नहीं जानते? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये जानते हैं Yes, सर, sir. ये जानते हैं हाँ, सर। तो वीकेस्ट एसिड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो वीकेस्ट एसिड होते हैं वो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स। कोई बोले सर इतने, अच्छा एल्केन्स बोले तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन। कितना के होता है इनका अप्रोक्सीमेटली? इनके के की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻50 होती है। 50 10⁻⁻50 का मतलब क्या होता है? अरे कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज। जैसे क्या कहना चाहते हैं हम कि मीथेन अगर आप ले रहे हो तो ये CH3- और H+ बनाने की बात होती है। CH3- और H+, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बोल रहा है या इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको गिवन होता है कि 10⁻⁻50 है। तो क्या के ए की वैल्यू लिखोगे तो साफ साफ क्या कहना चाहता है वो कि H+ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और ये CH3- और साथ में क्या आएगा दोस्त, अपॉन CH4, इसकी वैल्यू बोलना चाह रहा है कि 10⁻⁻50 है। अरे तो मेरे दोस्त ये तो बहुत कम वैल्यू है, और बहुत कम का मतलब है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बहुत कम होगा, मतलब H+ एकदम नील होगा, जीरो के आसपास होगा। अबे 10⁻⁻50 मतलब जीरो ही कह सकते हो उसको, समझे भैया? Yes, sir. Yes, यस sir. सर, यस सर। हाँ, तो वीकेस्ट एसिड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो एल्केन्स होते हैं। एल्केन्स जो होते हैं वीकेस्ट एसिड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि इनकी वैल्यू अगर 10⁻⁻50 है तो इसका मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम होगी। मतलब ये कहना चाहते हैं कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन वीकेस्ट एसिड है। तो अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन की बात करें, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है इसमें, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ठीक है आपने बोल दिया सर मीथेन वीकेस्ट एसिड है, वैसे कोई और भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं। तो जब वीकेस्ट एसिड है तो एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये भी होती है, दुनिया का जितना वीक एसिड होता है, जितने वीक एसिड होते हैं उनके कंजुगेट बेस उतने ही स्ट्रांग होंगे। Yes, तो sir. अगर ये Yes, sir. अगर ये मान लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स में ये वीकेस्ट एसिड की कैटेगरी में आता है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब वीकेस्ट एसिड की कैटेगरी में आते हैं, तो मेरे दोस्त ये जो लिखा है ना CH3-, क्या ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कैटेगरी में आएगा? यस Yes, सर, sir. यस Yes, सर। sir. तो अगर ऐसा है तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा, क्योंकि आपने एसिड बेस कंजुगेट पेयर सुना होगा कि भाई अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो उसका बेस उतना ही वीक होता है, और अगर वीक एसिड होता है तो उसका कंजुगेट बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये तो आप साफ साफ नजर आ रहा है कि भैया अगर मेथेन वीकेस्ट एसिड की कैटेगरी में रादर एल्केन्स बात करते हैं, अगर वीकेस्ट एसिड की कैटेगरी में है तो उनके जो H हटाने के बाद माइनस चार्ज बनेंगे वो सारे के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की कैटेगरी में आएंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे हम आ रहे थे, तो उसी ग्रिग्नार्ड के चक्कर में ये सब पढ़ा रहे हैं। इतना कॉपी कर लियो, आगे बताएं हम दोस्त। यस सर, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इतना कॉपी हो गया, तो इसका मतलब ये है हम बोलना चाह रहे हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत पावरफुल बेस होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन बिहेव लाइक, लिखो अपनी कॉपी में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन बिहेव लाइक पावरफुल बेस। पावरफुल बेस क्यों दोस्त? ड्यू टू प्रेजेंट, ड्यू टू क्या, R-, इसी की वजह से बोलोगे। अबे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन यस बिहेव सर, लाइक यस पावरफुल सर, बेस ड्यू टू R-। अरे कुछ तो बताओ मेरे भाई। यस सर, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, तो sir. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgX होता है, इसीलिए तुम बोल रहे हो जो इतना ज्यादा पावरफुल बेस है, पावरफुल बेस है। कॉपी में लिखते रहे ना, इसमें हम बहुत सारी चीजें सिर्फ बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। तो पावरफुल बेस है तो किसी से भी H निकाल लेगा। तो कुल मिला के अब बस देख लो, कोई बोले R- हो क्या सकता है, R- ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कुछ भी हो सकता है इनमें से। कोई बोले R- क्या हो सकता है, अरे R- को तुम CH3- ले लो, R- को भाई CH3 CH2, कार्बन पे ही माइनस है, R- का मतलब कार्बन माइनस। आपसे कोई बोले PH CH2- ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो। आप PH- भी ले सकते हो, कार्बन माइनस होना जरूरी है।
आपसे कोई बोले क्या Me2CH माइनस ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। Me3C माइनस ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आपका जो मन करे ले सकते हो, लेकिन वो ध्यान रखना कि कार्बन पे ही माइनस होना चाहिए। CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। ऐसे आपका मन करे आप बहुत सारी कार्बन पे माइनस ऐसे करके एक्सेट्रा ले सकते हैं। तो कार्बन पे माइनस वाले ऑटोमेटिकली बहुत पावरफुल बेसिस होते हैं, और ये जो पावरफुल बेसिस होते हैं वो आपको पता है कि वो H प्लस कहीं से भी खींच सकते हैं। समझ रहे हो दोस्त? हेलो हेलो। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बहुत प्यारा दोस्त। तो कोई बोले अच्छा चलो अब रिएक्शंस कराते हैं इनकी, जब इतने ही पावरफुल हैं तो हम बोल रहे हैं आपके पास RMgX है। RMgX, तो RMgX जहाँ लिखा है वहीं पे बगल में लिख लो कि ये R माइनस लिखा हुआ है, Mg पे +2 लिखा हुआ है, और X पे माइनस लिखा है। एक एक करके इनकी रिएक्शंस बताओ, एक एक करके इनकी रिएक्शंस। कोई बोले सर वाटर से रिएक्शन करा दें क्या होगा? कोई बोले सर हम हैवी वाटर से रिएक्शन करा दें क्या होगा? कोई बोले हम किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करा दें क्या होगा? RCOH। कोई बोले सर हम इसकी रिएक्शन किसी नॉर्मल सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन करवा दें, R सब में डैश ले लो एल्केन इसको। बनेगा, सब में एल्केन बनेगा। हाँ, RSO3H से करा दें क्या होगा? कोई बोले सर हम फिनॉल से करा दें, फिनॉल जानते हो ये बेंजीन, और ये फिनॉल से करा दें क्या होगा? तो ये रिएजेंट एक ही है, ये आपका मतलब ये ग्रिनार्ड रिएजेंट है, उसी से करवा रहे हैं ये सब ऐसे ऐसे। तो पहले वाले में अगर आप देखोगे तो पहले वाले में क्या बनेगा? जब ग्रिनार्ड का R माइनस है वो वाटर को एसिड के तरीके ट्रीट करेगा ना, वाटर से H खींच लेगा तो बन जाएगा RH। वाटर से H उसने पुल कर लिया क्योंकि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है R माइनस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तो वाटर से H पुल कर लेगा। तो कोई बोले अच्छा तो मैग्नीशियम +2 के साथ जो R माइनस था वो तो RH बना गया, तो मैग्नीशियम +2 को अब सेटिस्फाई कौन करेगा? 2H, एक X 2H. माइनस, OH, एक X माइनस रहेगा और दूसरा आ जाएगा OH माइनस। अब वो सेटिस्फाई करने लगेगा। नेक्स्ट वाले में D2 आओगे तो R माइनस जब बहुत पावरफुल बेस है तो RD बना देगा, तो मैग्नीशियम +2 को अब सेटिस्फाई करने कौन आ जाएगा? तो एक तो X माइनस पहले से ही पड़ा हुआ है, और दूसरा वाला आ जाएगा OD माइनस, क्योंकि H निकल गया ना भैया। RCOH के साथ कराओगे तो एक तो बन जाएगा RH, साथ में Mg+2 के साथ अब सेटिस्फाई करने अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा दोस्त? क्या वो X माइनस एक रहेगा और दूसरा वाला RCO माइनस रहेगा? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और वैसे ही लास्ट वाले में आओगे, सेकंड लास्ट में, तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R है वो एसिडिक H खींच लेगा सल्फोनिक एसिड से, एसिडिक H खींच लेगा सल्फोनिक एसिड से, और Mg+2 को अब जो सेटिस्फाई करने वाले अनायंस होंगे वो तो एक X माइनस रहेगा ही, और दूसरा वाला हो जाएगा R डैश SO3 माइनस, R डैश है ये। और लास्ट वाले में अगर आप देखोगे तो ये जो R माइनस है ग्रिग्नार्ड का वो H खींच लेगा इससे, फिनॉल से, और Mg+2 को सेटिस्फाई करने के लिए एक तो X माइनस उसके साथ पहले से ही है, वो कहीं जा थोड़ी रहा है, दूसरा वाला O माइनस आ जाएगा फिनॉल का, O माइनस PH। तो क्या आपको समझ में आ रहा है दोस्त ये? हेलो हेलो, समझ रहे हो भैया? Yes, यस sir. सर, Yes, यस sir. सर। ये जो R है ग्रीन वाला R, ये ग्रिग्नार्ड वाला R है जो ग्रीन से हम बना रहे हैं, ये ग्रिग्नार्ड वाला R है। और जो H लिए हुए हैं वो H आपने लिया हुआ है, ये जो कंपाउंड्स लिखे हैं आपके HHHD, इनमें जो कंपाउंड लिखे हुए हैं HDH, तो मतलब ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक एसिडिक बेसिक R माइनस ग्रुप रखता है। वो जब किसी एसिडिक कंपाउंड के पास जाएगा तो उससे H खींच लेगा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? आगे रिएक्शंस बताएं आपको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यहीं से हम अगर आपसे पूछें कि सर जो नॉर्मल अल्कोहल्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनमें भी तो एसिडिक H होता है, कोई बोले सर ठीक है आप तो जान ही रहे हो। अगर कोई बोले हमने एसिटिक एसिड ले लिया सपोज करो CH3COOH,
ये भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या पता तुमको कि जो ग्रिनार्ड रिएजेंट लिखा हुआ है वहां का आर आर, ये इन्हीं वाले एच को तो खींचेगा। अब इन्हीं वाले एच को पुल कर यस देगा सर, ना, यस सर। तो आर एच बना देगा और आर एच बना देगा। और साथ में अगर आप देखोगे तो जो Mg+2 के साथ वहां पे बची हुई चीजें थी, Mg+2 के साथ इस वाले केस में x माइनस तो एक पहले से ही रह गया था, और साथ में क्या वो R डैश O माइनस रहेगा, R डैश O माइनस। और नेक्स्ट वाले में अगर आप आओगे तो Mg+2 के साथ एक x माइनस तो पहले ही था, और वो CH3CO माइनस भी आ जाएगा। मतलब R माइनस एक तरह से बेसिक होता है, वो H ले लेगा लोगों से। और बताएं भैया, समझ में आ रहा है ये? यस सर, यस सर। हाँ दोस्त, हाँ दोस्त, अब देखो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वही है RMgX। कोई बोले अच्छा सर आप अमोनिया से करवा दो, अमोनिया से भी एसिडिक एच खींच लेगा। कोई बोले ये ड्यूटेरियो अमोनिया से करा दो ND3 से, इससे भी एसिडिक एच खींच लेगा। कोई बोले टर्मिनल अल्काइन से करा दो RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे भी एसिडिक एच खींच लेगा। कोई बोले थायोल से करा दो, H2S से करा दो H2S, इससे भी एसिडिक एच खींच लेगा। कोई बोले RSH से करा दो R-SH, थायोल होता है, इससे भी एसिडिक एच खींच लेगा। एक एक करके देखिए। रिएजेंट क्या है आपका, आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये RMgX, ये सारे केसेस में। मतलब क्या है आपके पास, क्या है, अरे R माइनस है, Mg पे +2 है और X पे माइनस है। एक एक करके देखो। अमोनिया से कराओगे जब दोस्त, तो क्या फिर आपको पता है कि R के साथ H लग जाएगा और साथ में जो बनेगा, अच्छा इन सारे केसेस में RH या RD या ऐसे ही RH और RH ऐसे ही बनते चले जाएंगे बच्चा। Yes sir. Yes sir. यस सर, यस सर। RH RH RD RH ये जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या लिया हुआ है रिएजेंट, उसके बेसिस पे RH RD बनते चले जाएंगे। बाकी वाले केसेस में अगर आप देखोगे तो भैया अमोनिया के साथ जो अगर आपने रिएक्शन कराई तो RH तो बन गया, लेकिन Mg+2 और X माइनस ये बचेगा, साथ में NH2 माइनस आ जाएगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो बताना दोस्त। Mg+2 और यहाँ पे X माइनस आ जाएगा और ND2 माइनस आ जाएगा। और यहीं पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि Mg+2 को सेटिस्फाई करने के लिए X माइनस तो एक आई है, और साथ में R-C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस आ जाएगा, और फिर Mg+2 और यहाँ पे X माइनस और SH माइनस आ जाएगा। और लास्ट वाले में क्या करोगे दोस्त, Mg+2 X माइनस और R डैश S माइनस आ जाएगा। समझ में आ रहा है भैया ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस? यस सर, यस यस सर। सर, Yes यस sir. सर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कर रहा है, आपको हमने ऊपर बता दिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX में R माइनस बहुत पावरफुल बेस होता है। अब बहुत पावरफुल बेस है तो होता है तो वो थोड़ी भी एसिडिक चीजों को देखेगा, अगर थोड़ी सी भी एसिडिक चीजों को देखा तो उनसे H खींच लेगा। थोड़ी सी भी एसिडिक चीजें हुई उनसे H पुल कर लेगा, अपनी तरफ खींच ले जाएगा, बोलेगा आओ तुम हमारे पास आ जाओ। कोई बोले सर और भी एसिडिक, ज्यादा एसिडिक चीजें मिल जाए तो क्या हो जाएगा, अरे ज्यादा एसिडिक होंगे तो उनसे और खींच लेगा, ज्यादा एसिडिक होंगी तो उनसे और खींच लेगा। कोई बोले अच्छा सर और क्या हो सकता है, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके पास सपोज करो पिक्रिक एसिड है, जानते हो पिक्रिक एसिड? यस यस सर, सर, यस यस सर। सर। पिक्रिक एसिड है और आपने RMgX की रिएक्शन करवा दी उसके साथ, तो यहाँ पे ठीक है RH तो बन जाएगा, साथ में एक्चुअली में पिक्रिक एसिड ये होता है Mg+2 जो लिखा जाएगा, उस Mg+2 को सेटिस्फाई करने के लिए कि X माइनस तो आएगा ही, और पिक्रिक एसिड का अनायन भी आएगा साथ में। और वो यस क्या, सर, वो पिक्रिक यस एसिड सर। का अनायन, हाँ दोस्त पिक्रिक एसिड का अनायन ये होता है O पे माइनस रहेगा, यहाँ पे NO2, अरे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो भैया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल में जो H है वो निकल जाएगा, तो पिक्रिक एसिड का अनायन ये बनेगा दोस्त। बताओ समझ में आ रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो पिक्रिक एसिड का नाम नहीं आ रहा है। आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डेल्टिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड ये सब पढ़ाए थे। स्क्वायरिक एसिड से भी रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है, आनायन बना लोगे उसका। Yes, sir. अगर हम आपसे Yes, बोले sir. Yes, sir. अरे भैया ये Yes, sir. पिक्रिक एसिड से ज्यादा एसिडिक हुआ करता था, डेल्टिक, डेल्टा जैसा एसिड, डेल्टिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड, रोडिजोनिक एसिड, कॉर्कोनिक एसिड, तो ये सारे एसिड, एसिड नाम ही काफी है इनमें कि RMgx की रिएक्शन अगर आप करवा रहे हो इनसे, डेल्टिक एसिड से, स्क्वायरिक एसिड से, तो कुल मिला के RH। तो अभी तक हमने जो आपको बताया है, खत्म कर देते हैं इसको। एक और लिमिट इसकी फाइनल लिमिट बता देते हैं कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी एसिडिक कंपाउंड से जाएगा, रिएक्शन करने के लिए जाएगा, तो उससे H खींच लेगा। इसकी लिमिट क्या होती है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी भी एल्कीन से रिएक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि एल्कीन में उतना ज्यादा एसिडिक H नहीं होता। एल्कीन अगर आपने लिया है एल्कीन, तो नो रिएक्शन। बाकी सारे लोगों से एसिडिक H खींच लेता है, क्योंकि और सारी चीजें उसको जो ऊपर लिखी हुई हैं वो एसिडिक H रखने वाली होती हैं। एल्कीन उतना ज्यादा एसिडिक नहीं होते। तो आपने ग्रिग्नार्ड की ये सारी रिएक्शन देख ली जिसमें एसिडिक H होता है कंपाउंड्स में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसिडिक H खींच लेता है। और क्यों ऐसा करता है? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R- बहुत पावरफुल बेस होता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स जो होते हैं, दे आर वीकेस्ट एसिड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें से H हटाओगे तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बन जाएंगे, और स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से वो एसिडिक H खींच लेता है हर जगह से। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ दोस्त, ये क्लियर हो गया आपको। अब चलिए अगला लिखिए, नेक्स्ट वाला मेथड। नेक्स्ट वाला मेथड लिखो, थोड़ी देर और बता देते हैं आपको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिनिश, 3 मेथड हो गए ना, 4th मेथड लिखो। अरे अल्केन बनाने के 3 मेथड हो गए, 4th मेथड लिखो। 3 ही तो हुए भैया। Yes, sir. लिखिए, Yes, sir. बाय रिडक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ऐसे लिखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बाय रिडक्शन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बाय रिडक्शन ऑफ, preparation of alkane by reduction of oxygen containing, preparation of alkane by reduction of oxygen containing organic compound, preparation of alkane, HIRO phosphorus. हाँ दोस्त, preparation of alkane by reduction of oxygen containing organic compound, preparation of alkane by reduction of oxygen containing organic compound using, preparation of alkane by reduction of oxygen containing organic compound using HI red phosphorus, hydrogen iodide, और ये red phosphorus, red P, red phosphorus, using HI red P, HI plus red P। हम ये बोल रहे हैं कि preparation of alkane by reduction of oxygen containing organic compound using HI red P, HI red phosphorus। ठीक है बच्चा, HI red phosphorus। हेलो, बताओ दोस्त। Yes, sir. Yes, sir. अरे लिख चुके हो सब लोग, बताते ही नहीं है यार तुम लोग। चलो भैया, हो गया ठीक। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलो दोस्त, अब बाकी हम आपको कल क्लास, नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ाएंगे। अब आप लोग ब्रेक ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है भैया, अब आप लोग ब्रेक ले लीजिए, दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, थैंक यू, sir. थैंक यू, Thank you, थैंक sir. यू, थैंक